नमस्कार साथियों। वीडियो का जो हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा था ग्रामीण विकास के चैप्टर के ऊपर, आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। वीडियो में 30 नंबर का वेटेज है ग्रामीण विकास का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP में किसे लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए, किसे लाभ नहीं मिलेगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है ग्रामीण मजदूर और ग्रामीण कारीगर। दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग। तीसरा ऑप्शन है किसान मजदूर और सीमांत किसान। चौथा ऑप्शन है आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण जिनकी वार्षिक आय 12,000 से कम हो। तो देखिए, आप देखिए पहले ऑप्शन को देखते हैं हम। क्या समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम में ग्रामीण मजदूर और ग्रामीण कारीगर को लाभ मिलेगा? तो जी हाँ, लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल लाभ मिलेगा। क्या किसान मजदूर और सीमांत किसान को लाभ मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। अब देखते हैं चौथे ऑप्शन में, आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण जिनकी वार्षिक आय 12,000 से कम हो। तो यहाँ पे ये आपका गलत कथन है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? वार्षिक आय क्या होना चाहिए? 11,000 से कम। सॉरी, यहाँ पर देखिए 11,000 से कम होना चाहिए, तभी उनको लाभ मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा? 11,000 रुपये। तो उस हिसाब से किसे लाभ नहीं मिलेगा? तो ऑप्शन डी जो है ये आपका क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम जो है ये कब स्टार्ट हुआ आपको याद रखना है। तो 1978 में ये समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम जो है 1978 में स्टार्ट हुआ, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP निम्न एजेंसी की मदद से काम करती है। ये पूछना चाह रहा है कि समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम किन किन एजेंसियों की मदद से काम करती है, ये आपको से पूछा जा रहा है। देखिए, पहला है ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय। दूसरा है राज्य स्तरीय समन्वय समिति। तीसरा है ब्लॉक और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां। और चौथा ऑप्शन है सभी। तो क्या समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की एजेंसी की मदद से काम करती है? तो जी हाँ, बिल्कुल इनकी मदद से काम करती है। क्या इनकी मदद के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति होती है? तो जी हाँ, बिल्कुल होती है। क्या ब्लॉक और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां भी इनकी इनकी मदद करती है? तो जी हाँ, बिल्कुल करती है। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी जो है इसके आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड में देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत सब्सिडी के संबंध में व्यक्तिक SC ST या दिव्यांग स्वरोजगारियों के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखिए, उनको सब्सिडी दिया जाता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत। तो व्यक्तिक मामलों में किनके लिए पूछा जा रहा है? SC ST दिव्यांग स्वरोजगारियों के लिए पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यहां पर देखिए क्या है, पहला ऑप्शन देखिए, परियोजना की लागत का 40% या 10,000 रुपये जो कम हो। यहां पर देखिए ये कम है ना, जो कम हो। परियोजना की लागत का 50% या 10,000 रुपए। तीसरा ऑप्शन है परियोजना की लागत का 50% या 10,000 रुपये जो कम हो। यहाँ ये क्या है? जो कम हो, दोनों में से जो भी कम हो ये होगा, जो कम हो। चौथा ऑप्शन है परियोजना की लागत का 30% है जो कि अधिकतम सीमा 7,500 रुपए है। तो देखिए, अगर यहाँ पर केवल व्यक्तिक रूप से पूछा जाता, तब आपका आंसर कौन सा हो जाता? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाता। व्यक्तिक रूप में क्या है? परियोजना की लागत का 30% है जो कि अधिकतम सीमा
7500 रुपए है, ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के साथ में क्या क्या दिया गया है, एससी, एसटी और दिव्यांग स्वरोजगारियों के लिए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। परियोजना की लागत का 50% या 10,000 रुपये, जो भी इनमें से कम हो। जैसे अगर 50,000 रुपये का परियोजना लागत है, तो परियोजना लागत का 50%, तो 50,000 का 50% कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये। लेकिन 25,000 रुपये 10,000 से ज्यादा है और 10,000 रुपये क्या है, कम है, तो उसके लिए 10,000 रुपये तक का सब्सिडी दिया जाएगा। ऐसे आपको देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एससी, एसटी, दिव्यांग स्वरोजगारियों के लिए आंसर क्या हो जाएगा, परियोजना की लागत का 50% या 10,000 रुपये, जो भी इनमें से कम हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ। देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के वित्त पोषण सहायता राज्य और केंद्र के संबंध में कौन सा सत्य है। देखिए, 75:25, 80:20, 50:50, 25:75। मतलब ये पूछा जा रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के वित्त पोषण में राज्य और केंद्र की भागीदारी कितनी कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, स्टूडेंट जनरली याद करके आते हैं, वो जब भी याद करते हैं तो केंद्र का पहले रहता है, उसके बाद राज्य रहता है। केंद्र राज्य को देखकर वो 75:25 कर देते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप एग्जाम में क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। देखिए, पहले क्या लिखा है, राज्य लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, केंद्र लिखा है। तो यहाँ पर राज्य का परसेंट क्या होगा, 25% है, और केंद्र का परसेंट क्या है, 75% है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए ऑप्शन में, डी ऑप्शन में देखिए आपको दिख रहा है। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य की भागीदारी कितना है, 25, और केंद्र का कितना है, 75%। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए 4 स्तरीय निगरानी समिति में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, पूछा जा रहा है। देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन के लिए कितने स्तरीय समिति, निगरानी समिति का गठन किया जाता है, 4 स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाता है। इन 4 स्तरीय निगरानी समिति में कौन सा शामिल नहीं है, पूछा जा रहा है आपसे। कौन सा शामिल नहीं है पूछा जा रहा है। आप देखिए क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, क्या पूछा जा रहा है। क्या राज्य स्तर शामिल है, क्या ऑप्शन बी केंद्र स्तर शामिल है, ऑप्शन सी क्या जिला स्तर शामिल है, ऑप्शन डी क्या ग्राम स्तर शामिल है। तो देखिए, क्या राज्य स्तर शामिल है, तो जी हाँ राज्य स्तर शामिल है। क्या केंद्र स्तर शामिल है, जी हाँ केंद्र स्तर शामिल है। क्या जिला स्तर शामिल है इनकी निगरानी समिति में, जी हाँ जिला स्तर भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ग्राम स्तर नाम की कोई भी स्तर निगरानी समिति इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपका आंसर गलत है। यहाँ पर ग्राम नहीं होगा, यहाँ पर ग्राम की जगह आएगा ब्लॉक स्तर। क्या स्तर आएगा, ब्लॉक स्तर की समिति। तो उस हिसाब से ये क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये ग्राम स्तर की कोई समिति नहीं होती, इसके लिए आएगा ब्लॉक स्तर की समिति। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की उप योजना में इनमें से कौन सा शामिल है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी उप योजना में कौन से शामिल है। तो देखिए, ये पहला ऑप्शन है स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, तीसरा ऑप्शन है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, और चौथा ऑप्शन है डी सभी। अब देखिए, क्या स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम इसकी उप योजना के अंतर्गत आता है, तो जी हाँ बिल्कुल आता है। क्या महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसके उप योजना के अंतर्गत आता है, तो जी हाँ ये आता है। क्या आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना इसके अंतर्गत आता है, तो जी हाँ आता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी जो है NRLM की उप योजना के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए, ये जो NRLM है, LM है,
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसको स्टार्ट कब किया गया था ये आपको याद रखना है। देखिए इसको स्टार्ट किया गया था सन 2011 में और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी को कम करना, इसका उद्देश्य था, मेन उद्देश्य। अब देखिए इस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में इसको बिहान के नाम से जाना जाता है। क्या के नाम से? बिहान के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। देखिए 7th क्वेश्चन है NRLM, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। लक्षित परिवार की पहचान कैसे की जाती है? तो देखिए क्या वर्तमान बीपीएल सूची के आधार पर की जाती है? दूसरा ऑप्शन है क्या जनगणना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य श्रेणी के लोगों के आधार पर की जाती है? क्या जनगणना के अंतर्गत जाति एवं धर्म आधारित श्रेणी के लोगों को तैयार के आधार पर की जाती है? गरीब की भागीदारी पहचान PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर की जाती है? तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। डी में क्या लिखा है? गरीब की भागीदारी पहचान PIP। देखिए PIP का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर इसमें लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। देखिए इसको मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कोई भी गांव में चयनित निर्धन परिवारों की सूची की जांच कौन करती है? देखिए पेपर में तो ये आया हुआ है, लेकिन पेपर में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, चयनित निर्धन परिवारों की सूची की जांच कौन करता है? ग्राम सभा करता है। और उसके बाद में इसके बाद इसका अनुमोदन कौन करता है बोलेगा? तो अनुमोदन करता है ग्राम पंचायत। देखिए ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका अनुमोदन यदि सूची को कौन तैयार करता है करके, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सूची को कौन तैयार करता है? ग्राम सभा। और उसका अनुमोदन कौन करता है? तो ग्राम पंचायत। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन ये है छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से जाना जाता है, इसके वित्त पोषण सहायता केंद्र और राज्य अनुपात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या 60:40 सत्य है? क्या 70:20 है? क्या केंद्र और राज्य की भागीदारी 50:50 है? क्या केंद्र और राज्य की भागीदारी 75:25 है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा 60:40। इसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी है। केंद्र में 60% और राज्य की भागीदारी है 40%। अब देखिए ये जो बिहान योजना है, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भी बोलते हैं, ये स्टार्ट कब हुआ? यदि आपको देखना है तो ये स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2013 को ये स्टार्ट हुआ है। ये आप याद रख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या ऑप्शन में है परिक्रामी निधि, ऑप्शन बी है जोखिम न्यूनीकरण कोष, ऑप्शन सी है सामुदायिक निवेश सहायक कोष और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। NRLM के तहत समूह आधारित संस्था जैसे स्व सहायता समूह होता है, उसको क्या वित्तीय सहायता दी जाती है? क्या परिक्रामी निधि दी जाती है? हाँ जी हाँ बिल्कुल दी जाती है। क्या जोखिम न्यूनीकरण कोष दिया जाता है? जी हाँ बिल्कुल दिया जाता है। क्या सामुदायिक निवेश सहायक कोष दिया जाता है? जी हाँ बिल्कुल दिया जाता है। उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। देखिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको बिहान के नाम से बोला जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? क्या अप्रैल 2013 में हुई? क्या मार्च 2013 में हुई? क्या मई 2013 में हुई? क्या जुलाई 2013 में हुई? तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई? अप्रैल 2013 में।
1 अप्रैल 2013 में इसकी शुरुआत हुई। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।